Hello and welcome to my channel Education Senses which creates a sense to do something good and big. So आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस चैनल पे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चंस गिवन है उनको करवाया जाएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करवाया जाएगा और जो रिटन हैंड नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। सेकेंड टॉपिक आज हमारा शुरू होने वाला है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट खुद में ही एक बहुत बड़ा केस है जिससे रिलेटेड एंट्रीज आती है, जिससे रिलेटेड एक टेबल बनता है। पहले आपको बताते हैं एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। गुडविल क्या होती है? कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की जो एक इज्जत होती है वो। तो गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट जिसको हम AP लिखते हैं इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, यानी कि जितने भी साल के लिए वो कंपनी है अभी चल रही है रिसेंटली। तो गुडविल इज इक्वल्स टू AP इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई हमारे पास AP को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका एक टेबल बनेगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास 7 कॉलम्स बनते हैं। AP भी हमारे पास 2 तरीके से होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है वेटेड। वेटेड वाला सिंपल के बाद बताएंगे क्योंकि सारा का सारा फॉर्मूला, सारा का सारा टेबल सेम रहता है, बस वेटेड में एक चीज़ ऐड हो जाती है। तो हम 7 कॉलम्स बनाएंगे। अब पहला कॉलम होता है ईयर का। आपको प्रॉफिट्स जब दिए होते हैं तो वो आपको ईयर वाइज दिए होते हैं। फिर उसके बाद आएगा प्रॉफिट का। अब ईयर्स दे रखे हैं तो ईयर्स में जो जो प्रॉफिट आपने कमाया वो भी तो दिया होगा, ठीक है। फिर प्रॉफिट के बाद आता है नॉर्मल लॉस जिसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एबनॉर्मल लॉस जिसको हम प्लस करते हैं। फिर उसके बाद आता है नॉर्मल गेन जिसको हम प्लस करेंगे। और फिर उसके बाद एबनॉर्मल गेन आता है जिसको हम माइनस कर देंगे। और लास्ट में एक हमारे पास जो कॉलम बनता है वो बनता है रियल प्रॉफिट का। जगह नहीं बची बट फिर भी लिख देते हैं रियल प्रॉफिट का। आप सोचोगे कि ये टर्म्स क्या होती है। ईयर से पता ही चल रहा है, साल के हिसाब से आपको प्रॉफिट दिया गया होगा। यहाँ पे साल आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। हमारे पास जो 4 टर्म्स है नेक्स्ट नॉर्मल लॉस, नॉर्मल गेन, ये कुछ केसेस होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कंपनी ने कोई एक्सपेंस किया लेकिन बाय मिस्टेक क्या हुआ, वो बुक्स में एज एसेट काउंट कर लिया गया। ये भी एक केस है जिसको अभी बताएंगे, बट एक्सप्लेन करने के लिए बताया जा रहा है कि कई बार कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम बाय मिस्टेक गेन बता देते हैं। जो गलती से किया गया काम होता है उसको माइनस या प्लस करके यहाँ पे रेक्टिफाई कर देते हैं। रियल प्रॉफिट क्या है? रियल प्रॉफिट जो प्रॉफिट दे रखा है, जो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था उसमें से कुछ भी माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, वो सब करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बची वो रियल प्रॉफिट पे आ जाएगी। एवरेज प्रॉफिट एक बहुत ही सिंपल केस है। एक क्वेश्चन करवाएंगे लेकिन उससे पहले केसेस करते हैं। पहला केस होता है When assets are taken as an expense। अब आपने एसेट्स लिए लेकिन बाय मिस्टेक क्या हुआ, आपने उसका एक्सपेंस लिख दिया। तो एसेट्स जब आप खरीदते हो तो उसके लिए तो एक्सपेंस करते ही हो, और एसेट्स पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है। अब अगर आपने उसको गलती से एक्सपेंस ले लिया तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपने उसका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है, पहली बात तो इट इज़ नॉट एक्सपेंस, तो हम उसको क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस पे प्लस कर देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो एक्सपेंस नहीं था तो अब उसका एबनॉर्मल लॉस पे प्लस कर देंगे। दूसरी चीज़, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा, नॉट चार्ज्ड डेप्रिसिएशन,
ठीक है, नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है जो कि हर महीने हर साल किया जाता है, तो हम उसको नॉर्मल लॉस में माइनस कर देंगे। नॉर्मल लॉस से क्या कर देंगे, माइनस। तो ये था पहला केस, अगर बाय चांस एसेट्स का एक्सपेंस लिख दिया गया हो तो। दूसरा केस आता है व्हेन एक्सपेंस इज टेकन एज एसेट, व्हेन एक्सपेंस इज टेकन एज एसेट। अब जो एक्सपेंस था उसको आपने एसेट लिख दिया, यानी कि गलती से उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गया होगा क्योंकि एक्सपेंस का एसेट लिख दिया ना, तो इसमें भी दो चीज़ें होंगी, जो ऊपर किया बस उसका उल्टा हो जाएगा। एक्सपेंस था, ठीक है, एक्सपेंस था तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस में जा कर के उसको माइनस कर देंगे, और जो डेप्रिसिएशन है उसको एबनॉर्मल लॉस में जा कर के प्लस कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस में जो है प्लस कर देंगे। तो इस वाले में ये दूसरा केस था, उसी का वाइस वर्सा है, एक याद रख लोगे दूसरा याद अपने आप हो जाएगा। बहुत ही कॉमन सी सेंस है, आपने एक्सपेंस किया, खर्चा था तो आपने उसको जो है उसमें नॉर्मल लॉस में लिख दिया। अब उस पर एसेट का डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं करना था तो वो एक एबनॉर्मल सी चीज़ हो गई ना, तो उस एबनॉर्मल सी चीज़ को प्लस कर दो जो कि आपसे गलती से हो गई थी। थर्ड केस आता है, कोई भी लॉस है बाय फायर, बाय थेफ्ट, बाय नेचुरल कैलामिटीज़, ठीक है, कोई भी लॉस लगा लो, एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी, मतलब कोई भी आपका नुकसान हो गया और उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस मिल गया। अब समझ आ रहा है कि लॉस बाय फायर एक बहुत ही अननेचुरल सी चीज़ है। आग तो कभी भी लग सकती है, हर महीने थोड़ी ना लगती है किसी दुकान में, और तो कभी कभी एक्सीडेंट की बात होती है, बाय चांस की बात होती है, आग लग गई, चोरी हो गई। तो जो भी अमाउंट का लॉस हुआ, जो भी अमाउंट का लॉस हुआ है उसको आप एबनॉर्मल लॉस में प्लस कर दोगे, ठीक है, तो जो अमाउंट आपका ख़राब हो गया, जो आपका अमाउंट वेस्ट हो गया, उसको आप एबनॉर्मल लॉस से प्लस कर दोगे। दूसरी चीज़ जो आपको क्लेम मिली है उसको आप एबनॉर्मल गेन में माइनस कर दोगे, क्योंकि इंश्योरेंस आप कोई हर महीने या दूसरे दिन पर नहीं करते हो ना। अगर कोई बाय चांस एक्सीडेंट होगा तो इंश्योरेंस भी उसी टाइम मिलेगा, हर दूसरे दिन थोड़ी मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अननेचुरल सा गेन है जो आपको कभी कभार मिलता है, तो आप इसको एबनॉर्मल गेन में डाल दोगे क्योंकि ये आपका रोज़ का एक इनकम सोर्स नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक फोर्थ केस। फोर्थ केस कहता है रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। याद ही नहीं था कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा टैक्स दे रखा है या किसी से आपको टैक्स वापस मिलना है, तो वो टैक्स रिफंड अनएक्सपेक्टेडली आपको मिल गया, तो आप क्या करोगे, वो भी एक एबनॉर्मल गेन ही है, आप उसको एबनॉर्मल गेन में माइनस कर दोगे क्योंकि वो आपकी डेली इनकम सोर्स नहीं है, वो आपको हफ्ते में या महीने में एक बार आकर के जो है मिल गया, तो वो आपका एबनॉर्मल गेन ही काउंट होगा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एक क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक का केस आता है। स्टॉक सबको पता है क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक जो 31 मार्च को आपके फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद जो स्टॉक काउंट किया जाता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास एक फिफ्थ केस आता है जब क्लोजिंग स्टॉक बाय मिस्टेक आपसे अंडर वैल्यू में लिख दिया जाए, यानी कि जो उसकी वैल्यू थी उसके कंपेयर में थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे हो जाए, यानी कि कम लिख दिया जाए। तो उस केस में क्या करते हैं, आपने उसको कम लिख दिया, राइट, तो आप क्या करो, जो आपके पास 4 ऑप्शन है ना, नॉर्मल लॉस और उसका अब नॉर्मल गेन का, आप उनमें से किसी में भी जा कर के प्लस कर दो। यानी कि जिसका पहला सोल्यूशन है वो ये है कि उसको प्लस कर दो कहीं पे भी जा कर के, एनीवेयर, कहीं पे भी जा कर के, इन द सेंस कि यहाँ पे आपके पास एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन में प्लस की ऑप्शंस हैं, तो आप इन दोनों में से कहीं पर भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो होनी चाहिए थी वो लिख दो, यानी कि प्लस कर दो। और जो भी नेक्स्ट साल है, जो भी नेक्स्ट ईयर है, उस नेक्स्ट ईयर में क्या करो, उस अमाउंट को माइनस कर दो, क्योंकि अंडर वैल्यू होगी ना, तो अंडर वैल्यू होने से क्या हुआ, उस साल में तो कम लिख दिया, अगले साल में ज़्यादा लिखा गया हो, तो क्या करो, उस साल में कहीं पे भी प्लस कर दो और नेक्स्ट ईयर में जा कर के माइनस कर दो। वो भी आप कहीं पे कर सकते हो, नॉर्मल लॉस या नॉर्मल गेन में, कहीं पे भी। सिमिलरली इसी में अलग केस नहीं है, इसी में पार्ट है, अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, अब ओवर वैल्यू मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे ज़्यादा लिखा गया, तो आप क्या करो, माइनस कर दो एनीवेयर।
यानी कि उसी साल में, ये भी करंट ईयर में ही आपको जो एडजस्टमेंट दे रखी होगी नीचे उसमें बता रखा होगा कि 2024 में ये काम किया गया है, ठीक है। तो आप उसी साल में कहीं पे भी उसको माइनस कर दो और नेक्स्ट ईयर में प्लस कर दो, जो भी उसके दिया हुआ नेक्स्ट साल होगा उसमें। तो इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। कोई भी एक याद कर लो, याद नहीं भी करना तो उसको समझ लो कि भाई देखो अंडर वैल्यू हुआ है तो उस साल में उसको प्लस कर दो, अगले साल में माइनस कर दो, और अगर ओवर वैल्यू हुआ है तो उस साल में माइनस कर दो और अगले साल में प्लस कर दो। फिर उसके बाद आता है एक लास्ट 6th केस। ये वाला तो आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि अक्सर कई बच्चों को वॉलेंट्री रिटायरमेंट का मतलब नहीं पता होता, या क्वेश्चन में कभी कभी ये देख करके वो कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। वॉलेंट्री रिटायरमेंट का मतलब होता है बंदे की उम्र नहीं है अभी रिटायर होने की, लेकिन कुछ भी पर्सनल रीजंस या कुछ भी वजह से वो अपनी उम्र से पहले ही रिटायर होना चाहता है। तो उसमें आप क्या करते हो, ये एक एबनॉर्मल सा एक्सपेंस है, ये एक बहुत ही एबनॉर्मल सा एक्सपेंस है जो कि हर एक इंसान मतलब अपनी कंपनी में कभी कभी नहीं करता है, तब उसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो ये थे आपके कुछ 6 केसेस एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड। आई होप कि इन केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय चांस कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, आप ऐसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप मेरे को टेक्स्ट करना, मैं डेफिनेटली आपको आपका जवाब दूंगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपको समझ में आए कि किस तरह प्लस करना है, किस तरह माइनस करना है, इसमें रियल प्रॉफिट का क्या मतलब था, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करेंगे एंड आपको ये भी समझ आएगा कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। आप ही की बुक का एक इलस्ट्रेशन निकाला है जिसका हम अभी शुरू करते हैं। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन है ये। तो क्वेश्चन ऐसे है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फार्मूला मैंने अभी बताया पीछे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड हमें पहले ही दे दिया 3 years परचेज। आपको पता है कैसे समझने की ज़रूरत है। अभी देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिखा है 3 years, ईयर्स कैसे लिखा है, अपॉस्ट्रॉफी एस करके लिखा है, और लास्ट में लिखा है प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years। तो इस 5 years में और इस 3 years परचेज, ईयर्स के साथ परचेज भी लिखा हुआ है, ये भी ध्यान देना। तो इन दोनों परचेज, इन दोनों ईयर्स में डिफरेंस है। तो आपको समझ आ गया कि जो फॉर्मूला में नंबर ऑफ ईयर्स यूज़ होगा वो होगा 3। क्वेश्चन ऐसे है, आपको पहले तो आपको ईयर्स लिखने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एक जो मैंने आपको बताया था जो सेकंड कॉलम बनता है वो किसका होता है, वो होता है प्रॉफिट्स का, जो आपको क्वेश्चंस में दे रखा होगा। अरे देखो आपको जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं ये रहे, ये आपको दे रखे हैं, ठीक है। जो ब्रैकेट में था वो मतलब आपका लॉस है, इसमें ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्रॉफिट्स ही आएंगे। जो 60,000 आपको ब्रैकेट में दे रखा था वो लॉस है, वो आपका प्रॉफिट नहीं है। हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 4 लाख, 5 लाख, और फिर जो नेगेटिव में था उसको नेगेटिव में ही लिख देंगे 60,000, फिर 1,50,000 एंड देन 2,50,000। तो ये तो हो गए आपके प्रॉफिट्स। इसके बाद जो हमारे 4 कॉलम्स बनने ही थे आप वो बना लो। अब नीचे देखो क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, ठीक है, ऑन 1 January 2016। उसके बाद हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ऑन 1 January 2016 अ फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 3 लाख। यानी कि 3 लाख का लॉस हुआ सामान का। क्यों हुआ, बिकॉज आग लग गई थी। तो अभी मैंने पीछे केस बताया, आग लग गई थी, एक एबनॉर्मल सा लॉस है, राइट। नेक्स्ट आता है, मतलब उसी में कंटिन्यूड एक लाइन है, अ क्लेम ऑफ 70,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि जो आपका 3 लाख वाला अमाउंट है वो एक एबनॉर्मल सा लॉस है। तो आप क्या करोगे, उस 3 लाख के अमाउंट को एबनॉर्मल लॉस में लिख दोगे, ठीक है। आपको पता है एबनॉर्मल लॉस में लिखा गया है यानी कि प्लस होगा। फिर उसके बाद जो क्लेम का अमाउंट है, क्लेम का अमाउंट कितना है 70,000, वो हमारा एबनॉर्मल गेन में चला जाएगा, ठीक है। अब एबनॉर्मल गेन में गया है यानी कि माइनस होगा, तो हम इसको ब्रैकेट में ऊपर में लिख देती हूँ फॉर योर ओन कन्वीनियंस, ठीक है। ये ऐसे करके हो गया। तब आपको समझ आ जाएगा कि 4 लाख में 3 लाख प्लस करने हैं, 70,000 माइनस करने हैं, राइट। ओह सॉरी, एक्चुअली बाय मिस्टेक क्या हुआ, 2016 की बात की गई है।
तो हमारा जो 2016 होगा वो हमारा इसमें काउंट होगा। तो ये अमाउंट जो यहाँ पर नहीं आएगी, ये अमाउंट आएगी यहाँ पर। सॉरी, और समझाने के चक्कर में ना हमारी अमाउंट्स नीचे, हमें एक्चुअली साल भी देखना है। हमारे पास बहुत सारे ईयर्स दे रखे हैं ना, तो हम साल जो सा बोला गया उसी साल में वो वैल्यू प्लस माइनस करेंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, यानी कि लास्ट वाला, द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस किस में होगा? नॉर्मल गेन में होगा, 80,000, ठीक है। तब रियल प्रॉफिट हमारे पास कैसे आएंगे? 4 लाख सेम रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं किया गया है, ये बाय मिस्टेक हो गया था तो ये नहीं है। 5 लाख भी हमारा सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद -60,000 और ये इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,70,000 पॉजिटिव का, क्योंकि 3 लाख बड़ा है। 1,50,000 सेम रहेगा, 2,50,000 से 80 माइनस करेंगे तो 1,70,000। यार इसका टोटल मारो कितना हो जाएगा? 13,90,000। तो ये हमारे पास वो रियल प्रॉफिट, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा रियल प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट तो हमें भी निकालना है। एवरेज प्रॉफिट को AP लिखते हैं, 13,90,000 को हम डिवाइड बाय 5 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 साल के प्रॉफिट दे रखे थे। 4 होते तो 4 से करते, 3 होते तो 3 से करते, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2,78,000। उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 3 ईयर्स परचेज बता रखा था, तो 2,78,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 2, 3 और ये 8 है। 8,34,000 आपका गुडविल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस को डील करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। कंप्लीट हैंड